जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ केएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। और अभी तक हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में डीसी सर्किट के अंदर लास्ट लेक्चर में किरचॉफ लॉ किया था। आज हम डीसी सर्किट के एक नए लेक्चर को स्टडी करेंगे और उस नए लेक्चर का हमारा टारगेट है कि हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे रजिस्टर के बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। और फिर इसी लेक्चर के अंदर हम व्हीट स्टोन ब्रिज को भी समझेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या चीज है या क्या डिवाइस है और वो किस तरीके से काम करता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। ठीक है जी, तो शुरू करें। तो हम कर रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ resistors using Kirchhoff law। तो लेट्स से पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ही क्या चीज होती है, इस लेक्चर को पूरा देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले ये देखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। देखिए, कंसिडर टू रजिस्टर्स R1 and R2 connected in सीरीज। दो रजिस्टर्स को कंसीडर करें आप, जो कि कैसे कनेक्टेड है आपस में, सीरीज में कनेक्टेड है। क्या मतलब है सीरीज में कनेक्ट होने का, कि जो बैटरी से एक तार आ रहा है उस एक तार से ही मेरा रजिस्टर 1 लग रखा है और उस एक ही तार से मेरा दूसरा रजिस्टर भी लग रखा है। यानी ये मेरा रजिस्टर 1 है और ये मेरा रजिस्टर 2 है। तो ये दो रजिस्टर जो है मेरे वो एक ही तार से लगे हुए हैं। दोनों रजिस्टर जो है वो मेरे एक ही तार से लगे हुए हैं और इसके अंदर करंट आई आ रहा है। ठीक है, लेट्स से इसको मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर लेता हूं और मान लें कि यहां पर करंट आई आ रहा है। किस रजिस्टर के अंदर, इस रजिस्टर R1 में, और इस रजिस्टर R2 के अंदर ये करंट आई जाएगा और ट्रेवल करेगा। सही। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होंगे उसके अंदर करंट सेम जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होंगे हमारे पास सर्किट के अंदर, उस सब के अंदर करंट सेम जाएगा। वजह क्या है, करंट के सेम जाने की? तो वजह है केसीएल। बाय यूजिंग केसीएल क्या कहता था, करंट, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। करंट एंटर द जंक्शन is equals to current leave the junction। जितना करंट जंक्शन के अंदर दाखिल होगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा। यानी यहां से अगर आई करंट आ रहा है तो यहां से आई करंट ही बाहर जाना चाहिए। यही मतलब है केसीएल का। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, करंट एंटर द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीव द जंक्शन। तो यहां से अगर आई करंट अंदर आ रहा है तो यहां से आई करंट ही बाहर जाना चाहिए। या मान लो कि यहां से अगर दो सोर्सेज होती करंट के, यानी दो पाथ से करंट आ रहा होगा, तो उन दोनों करंट को मिला देते हम, लेट्स से I1 प्लस I2 कर देते और फिर यहां से I1 प्लस I2 ही बाहर निकलता। यानी कि जितना भी करंट जंक्शन के अंदर आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। ये बात याद रखें आप। ये लॉ था हमारे पास केसीएल के अंदर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही है कि एक ही तार लग रखा है, जितना करंट यहां से आएगा उतना ही करंट यहां से बाहर जाएगा। तो मैं कहूंगा करंट through each resistor remain same। करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन सेम, यानी R1 के अंदर भी करंट आई जाएगा, R2 के अंदर भी करंट आई जाएगा, बट वोल्टेज दोनों के अंदर डिफरेंट रहेगा। क्या कह रहा हूं मैं, बट वोल्टेज दोनों के अंदर डिफरेंट रहने वाला है। करंट दोनों के अंदर सेम बट वोल्टेज दोनों के अंदर डिफरेंट। सिंस हम यहां कहेंगे, सिंस वोल्टेज थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन डिफरेंट। अगर मान लो कि वोल्टेज दोनों में, मान के लो दोनों के अंदर वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, तो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं कि मेरे पास पहला रजिस्टर लगा हुआ था और ये रजिस्टर 1, ये रजिस्टर 2, और यहां से मैंने एक अदद V वोल्ट की जो है वो बैटरी लगाई हुई है
और वो V वोल्टेज जो है वो इन दोनों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी वो जो V वोल्टेज है वो इन दोनों रेजिस्टर्स के अंदर जाकर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी कि अगर आपने टोटल वोल्टेज निकालना होगा तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला होगा V1 प्लस V2। कौन सा V1? जो वोल्टेज जिसमें क्या V1, V2 क्या, जो वोल्टेज जिसमें क्या हो V2। करंट दोनों में I, करंट तो दोनों में क्या रहेगा I, करंट को तो I1 I2 नहीं बोलेंगे, I1 I2 कब बोल रहे होते हैं जब दोनों में करंट डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों में करंट सेम है तो हम I1 I2 नहीं बोलेंगे बल्कि हम क्या बोलेंगे I। सो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको वैसे भी लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब अगर हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, अगर मुझे ये मालूम करना है कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सीरीज एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर सारे कंपोनेंट एक ही तार से कनेक्टेड हो और करंट सब में सेम रहे बट वोल्टेज सब में डिफरेंट रहे, ऐसे एक कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अगर हमने ये मालूम करना हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो कि हम ये बोलेंगे कि अगर मुझे टोटल वोल्टेज, ये वाला भी जो है मेरा, ये वाला भी मेरा टोटल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, तो बोलूंगा टोटल वोल्टेज के नहीं है। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एज वी ऑल नो दैट V इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। अगर आपको ओम्स लॉ नहीं आता तो आप इस डीसी सर्किट की सीरीज का लेक्चर 01 लास्ट देखकर आए, तो आपको वहां समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया। सो V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। अगर इससे मैं टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला लिखूं तो टोटल वोल्टेज के अंदर टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, क्या बोल रहा हूं, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज V है, टोटल करंट I ही है, टोटल करंट I ही है, क्योंकि जो टोटल करंट है वही सब तक जा रहा है, जो टोटल करंट है मेरे पास वही सब तक जा रहा है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको मैं RE कहने वाला हूं। टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? RE। RE का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम समझ लो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या समझ लो, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। तो जब मैंने टोटल वोल्टेज की बात करी तो वहां पर मैंने टोटल करंट लिया और मैंने टोटल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से अगर मैं रजिस्टर 1 की बात करूंगा, करंट मैं बोलूं वोल्टेज इन रजिस्टर 1 एंड 2, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 में कितना वोल्टेज जाएगा, तो रजिस्टर देखो, रजिस्टर 1 का वोल्टेज कितना, V1। अब इसको मैं I1 नहीं बोलने वाला, V1 तो बोलूंगा लेकिन I1 नहीं बोलूंगा, क्योंकि वोल्टेज जो टोटल है वही तब तक जा रहा है, सीरीज में करंट सेम रहता है, ये बात तो हमारी हुई है कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, तो मैं I ही बोलूंगा, I1 नहीं बोलूंगा। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू IR2, ऐसे ही होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। अब मैं यहां पर टोटल वोल्टेज के मामले में रखूं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 था, तो टोटल वोल्टेज कितना है, IRE इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना है, IR1, V2 कितना है, IR2। अगर इन दोनों में से मैं IRE इज इक्वल टू, अगर इन दोनों में से I कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2। तो यहां तक का आपको दिखेगा, अच्छा जी, तो यहां तक का आपको नहीं दिख रहा, यहां लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, देखो IRE इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अगर मैं IRE इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 में से I कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2, और फिर मैं I से I कैंसिल कर दूं तो RE इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मेरे पास मान लो 3 रजिस्टर होते, मैंने भी कितने लगाए हुए रजिस्टर, 2 लगाए हुए हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर 3 रजिस्टर होते तो उनके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती वो हो जाती RE इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे ही 4 5 6 जितनी भी रेजिस्टेंस होती उन सबके लिए जो जितने रजिस्टर बढ़ते चले जाते उस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकलकर आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इस पर कोई मसले वाली बात नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ये सारी बात हमने किसके बारे में करी है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो होपफुली आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। सबसे पहली पहचान याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है, क्योंकि करंट एंटर द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीव द जंक्शन। केसीएल लगता है किरचॉफ करंट लॉ, जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट लीव करेगा जंक्शन को, और वोल्टेज जो है वो अक्रॉस द जंक्शन या अक्रॉस द सर्किट वो डिफरेंट रहेगा। तो अगर आपने टोटल वोल्टेज निकालना होगा तो आप हर एक रेजिस्टर के इंडिविजुअल वोल्टेज का सम कर दोगे तो टोटल वोल्टेज बनेगा। सही है जी, कॉपी करेंगे तो जल्दी से इसको पॉज करके कॉपी कर लो।
कर लिया कॉपी, बिठा दें। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हो सकता है बीट स्टोन ग्रो जिससे नेक्स्ट वाले एक और लेक्चर अलग से बनाकर उसमें रिकॉर्ड कर दें, तो इसमें हम सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लें। चलो जी अब देखते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो हम फिर से वही करेंगे, कंसीडर टू रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है दो रेजिस्टर, पैरेलल में कनेक्टेड है। इससे पहले कैसे कनेक्टेड थे, सीरीज में, तब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्टेड होने का मतलब क्या है, देखो मान लो कि मेरे पास ये सोर्स आई है, मेरे पास यहां एक रेजिस्टर लग रखा है और मेरे पास यहां पर भी एक रेजिस्टर लग रखा है, और मान लो यहां से, अब समझने वाली बात क्या है, ये रजिस्टर लेट से R1 है, ये रजिस्टर लेट से R2, सही। होगा क्या, अब सुनो मेरी बात, यहां से करंट I आएगा, जब ये करंट इस जंक्शन में पहुंचेगा तो करंट के पास दो रास्ते हैं, यहां से करंट I1 चला जाएगा, यहां पर करंट I2 चला जाएगा, ऐसा ही होगा। और यहां पर आकर दोबारा I1 I2 इस जंक्शन के बाहर, तो केसीएल तो लग गया, केसीएल तो टोटल करंट एंटर द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीव द जंक्शन। I1 यहां पर आके टूटा, I1 I2 दोबारा यहां पर आके मिल गया, बाहर निकल गया, ऐसे ही हुआ ना। I1 I2 यहां पर टूटा, यहां पर मिल गया, तो बाहर तो उतना ही गया जितना करंट अंदर आया था। यहां से करंट आया था, यहां पर I1 I2 टूटा, यहां पर I1 I2 मिल गया, बाहर उतना ही करंट गया जितना करंट यहां से एंटर किया था। अब देखो अगर मैं कहता हूं कि इसको, अब क्योंकि तुम लोग केवीएल भी पढ़कर आए हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो मैं तुम्हें कहूं यहां पर एक लूप बनाओ जरा, और ये बताओ कि कहां कहां वोल्टेज पॉजिटिव होगा, कहां का वोल्टेज नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल, व्हाट इज मीन बाय केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अगर करंट और वोल्टेज अपोजिट पाथ के अंदर होते हैं तो वोल्टेज को हम पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा है या नहीं है। अगर करंट और वोल्टेज अपोजिट पाथ में होते हैं तो हम उनको पॉजिटिव लेते हैं वोल्टेज को, और अगर सेम पाथ में होते हैं हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ये बात हमने केवीएल में की। अगर तुम किरचॉफ लॉ नहीं देखकर आए हो तो पहले तुम किरचॉफ लॉ देखकर आओ ताकि तुम्हें कहानी समझ में आए। देखो होगा क्या, नेक्स्ट से करंट यहां से ये जा रहा है, और देखो वोल्टेज भी ऐसे ही घूम रहा है, वोल्टेज भी ऐसे ही घूम रहा है, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, वोल्टेज भी ऐसे ही घूम रहा है, करंट भी ऐसे ही जा रहा है। तो ये जो I1 में वोल्टेज जाएगा, कितना जाएगा I1 में वोल्टेज, V इज इक्वल टू I1 R1। अब देखो यहां पर इस रजिस्टर तक पहुंचने वाला करंट I2, और इस रजिस्टर तक पहुंचने वाला इस रजिस्टर तक पहुंचने वाला करंट I1 है, और इस रजिस्टर तक पहुंचने वाला करंट I2 है, और ये दोनों करंट अलग अलग है। सीरीज में तो करंट कैसा था, सेम। अब पैरेलल में देखो, पैरेलल में दोनों करंट अलग अलग पहुंच रहे हैं। तो इस तक कितना वोल्टेज पहुंचा, लेट से मैं कहता हूं IR1, और इस तक कितना वोल्टेज पहुंचा, मैं कहता हूं लेट से I1 R1, और इसको मैं कहता हूं I2 R। अब होगा क्या, मुझे एक बात बताओ, देखो ये जो वाला जो वोल्टेज है, मान लो ये वोल्टेज मैं V1 कह देता हूं, इस वोल्टेज को मैं V2 कह देता हूं। तो जो मेरा ये वाला वोल्टेज है, ये करंट और वोल्टेज, ये मेरा जो लूप है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट भी इस डायरेक्शन में, वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में। तो जो सेम पाथ है, तो इस वाले V1 को मैं लूंगा नेगेटिव का, और मैं यहां ये कहूं कि अब यहां से देखो, यहां पर करंट देखो ऐसे जा रहा, और बल्कि एक मिनट जरूर, हाँ ठीक है, मेरे पास करंट इस तरीके से जा रहा, वोल्टेज इस तरीके से जा रहा, तो फिर ये हो गए सेम डायरेक्शन में। और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो फिर हम ले लेते हैं इसको नेगेटिव। और यहां पर देखो, यहां पर वोल्टेज ऐसे घूम रहा, करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है और वोल्टेज यहां से ऐसे आ रहा है, तो अपोजिट हुआ है। यहां पर तो क्या था, करंट भी ऐसे ही, वोल्टेज भी ऐसे ही। यहां पर क्या है, वोल्टेज ऐसे, करंट ऐसे। तो यहां पर R2 के लिए वोल्टेज और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। जब वोल्टेज और करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम वोल्टेज पॉजिटिव का लेते हैं। कैसा है या नहीं है, केवीएल अगर तुम पढ़कर आए हो तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर क्योंकि करंट वोल्टेज सेम डायरेक्शन में है तो हमने इसको नेगेटिव का लिया, यहां पर क्योंकि करंट वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने इसको पॉजिटिव का लिया। अगर ये माइनस का V1 वहां भेज दूं तो ये माइनस का V1 वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का V1, विच इंडिकेट
कि जितना वोल्टेज मेरे इस वाले रजिस्टर में पहुंचेगा उतना ही वोल्टेज मेरे इस वाले रजिस्टर में पहुंचेगा। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? जितना वोल्टेज मेरे इस वाले रजिस्टर में पहुंचेगा उतना ही वोल्टेज मेरे इस वाले रजिस्टर के अंदर पहुंच रहा होगा। जितना वोल्टेज इधर उतना ही वोल्टेज इधर। कुछ आ रही है क्या बात समझ में? जितना वोल्टेज इधर उतना वोल्टेज और करंट दोनों में अलग अलग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या आउटकम्स निकल कर आ गए हमारे कि वोल्टेज हमारे पास हर एक रजिस्टर में सेम रहेगा। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम। voltage through across each resistor remains same and current across each resistor remain different। क्या होगा? करंट हर एक तक देखो अलग अलग जा रहा है, दो रास्तों में, I1 I2 है, इसको ये एक जैसा लग रहा है, और वोल्टेज दोनों में सेम जा रहा है। ये भी हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ से बनाया भी कि वोल्टेज दोनों में सेम जाएगा, करंट दोनों में अपोजिट जाएगा। तो जब करंट दोनों में अपोजिट जाएगा तो टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे फिर? तो हम बोलेंगे भाई अगर टोटल करंट निकालना है तो देखो ना, ये I आया था टोटल करंट और ये दो हिस्सों में टूटा था, इधर I1 और I2 में, तो इसका सम कर दो दोबारा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना, दोबारा सम कर दो तो I बन जाएगा। अच्छा, टोटल करंट अगर मुझे ओम्स लॉ से निकालना हो, टोटल करंट थ्रू ओम्स लॉ, टोटल करंट थ्रू ओम्स लॉ हम बोलेंगे V इज इक्वल टू आई आर होता था, अब हम बोलेंगे I इज इक्वल टू V बाय R, और यहां पर R हम कौन सा लेंगे? आर ई। वोल्टेज कौन सा लेंगे? टोटल। I कौन सा लिया है हमने? टोटल। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सही। करंट थ्रू, अब मैं बोलूं करंट थ्रू रेजिस्टर R1 एंड R2। जो रजिस्टर R1 R2 तक करंट पहुंच रहा है, अगर मुझे वो मालूम करना हो तो इसी फॉर्मूले में कैसे करूंगा? I इज इक्वल टू, अब देखो टोटल वोल्टेज तो V बोला था, लेकिन मैं अब इसके वोल्टेज को V नहीं कह सकता, इसको मैं V1 बोलूंगा, बल्कि सॉरी V ही बोलूंगा, बट इसके करंट को मैं I1 बोलूंगा और इसके करंट को मैं I2 बोलूंगा। तो I इज इक्वल टू, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज तो सेम है, तो V1 V2 कहने के बजाय V ही कह देता है। ये हो जाएगा V अपॉन R1 और I1, और I2 हो जाएगा V अपॉन R2। तो क्योंकि हमने यहां ये बोला था कि सिंस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो मैं टोटल करंट के बजाय क्या रखूं? V अपॉन RE इज इक्वल टू I1 के बजाय क्या रखूं? V अपॉन R1, और I2 के बजाय क्या रखूं? V अपॉन R2। ये रखूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब अगर मैं इसमें से V कॉमन लूं, अगर मैं इसमें से V कॉमन लूं तो ये बचेगा 1 अपॉन RE, यहां से V कॉमन लूं तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सही, ऐसा ही है। तो मैं बोलूंगा V से V कैंसिल कर दो, क्योंकि टोटल वोल्टेज यहीं पर है, टोटल वोल्टेज यहां पर भी है, तो जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या इतनी आ जाएगी नेट रेजिस्टेंस? 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और अगर मान लो मेरे पास 3 रजिस्टर हो तो मैं क्या करूंगा? 3 रजिस्टर के लिए 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। देखो इंपॉर्टेंट, देखो मुझे पता है ये तुम 10th में भी कर आए हो, बट जब 10th में कर आए हो तो तुमने ये किरचॉफ लॉ से नहीं किया है। 10th में तो हम ये असम्पशन लेते हैं करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज सेम, करंट सेम, वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, तो इस असम्पशन की बुनियाद पर हम बस सॉल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि हम वोल्टेज सेम क्यों बोलते हैं पैरेलल, तो हमें पता चला किरचॉफ लॉ के तहत वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा और करंट दो रास्तों में टूट रहा है तो करंट डिफरेंट रहेगा। तो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, एंड इफ वी हैव 3 रेजिस्टर्स तो 1 अपॉन R3 एज वेल। होपफुली आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।